welcome to my channel. I am Simran Sahani. तो all the class 12th history students, तो आई होप आप लोगों की हिस्ट्री के एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो गई होगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम. एंड अभी हम वन शॉर्ट वीडियो में हमारे सभी चैप्टर्स की कुछ इंपॉर्टेंट सोर्स बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे एंड प्रीवियस ईयर सोर्सेज को प्रैक्टिस करने वाले हैं, सो दैट हमारे को जो है आइडिया लग जाए कि कैसे हमें जब सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो उसे कैसे सॉल्व करना है एंड बहुत अच्छे तरीके से हम अपने एग्जाम में जो है सोर्स बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए. ठीक है, तो जो रिसेंट वीडियो में मैंने क्रिएट करी थी सोर्सेज पे, ठीक है, अभी जो है हम बहुत सारे चैप्टर्स के एक साथ सोर्सेज कर लेंगे एंड एक जो सीबीएसई का एडिशनल क्वेश्चन पेपर आया था उसकी सोर्सेज भी हो सके तो गाइज आप लोग प्रैक्टिस कर लेना. ओके, और सैम्पल पेपर वाली तो आप लोगों ने देखी रखी होगी, बट यहाँ पे मैं थोड़ी अलग सोर्सेज आ रही हूँ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हमारे रिपीट हुई हैं एंड जो इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी पहली सोर्स से. पहली सोर्स है हमारा चैप्टर कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड से. तो यहाँ इस सोर्स में रीड करते हैं सांथाल्स के बारे में हमें बता रखा है. द सांथाल्स वर गिवन अ लैंड एंड परसुएडेड टू सेटल इन द फुटहिल्स ऑफ राजमहल हिल by the 1832. A large area of land was demarcated as दामिनी को. ठीक है, तो गाइज आप लोगों को पास जैसे ही सोर्स बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आए डेफिनेटली आपको सोर्स तो रीड करनी ही होगी सो दैट आप आंसर्स को ढूंढ पाओ. कभी कभी ऐसा होता है कि हमें सोर्स का आंसर पहले से ही आता होता है बिकॉज चैप्टर से रिलेटेड जब सोर्स आती है बिल्कुल तो हमें आंसर्स आते होते हैं. तो पहले आप जाके जो है ना क्वेश्चंस को भी रीड कर लीजिए, जैसे कि तीनों के तीनों क्वेश्चंस पढ़ लीजिए कि क्या आपको सोर्स में गिवन है. तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या गिवन है, वेयर वर सांथाल्स परसुएडेड टू सेटल. ठीक है, तो ये तो अभी बहुत बेसिक सी सोर्स से हमने शुरू करा, ये आंसर तो हमें आता है कि कहाँ उन्हें सेटल कराया था. कई बार ऐसा होगा एग्जाम में अगर कोई सोर्स आ रही है तो उसका हो सकता है आपको आंसर ऑलरेडी आता हो. ठीक है, तो फिर हम ऊपर से चेक करेंगे और अपना आंसर लिख देंगे. सेकंड क्या है, व्हाट वाज दामिनी को. सिंपली आपको दामिनी को एक्सप्लेन करना होगा. एंड थर्ड क्या है, हाउ द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ट्रैवल ऑफ सांथाल्स केम टू एन एंड. तीनों क्वेश्चंस पढ़ लेना, समझ लेना और फिर सोर्स रीड करके आपको आंसर जो है गाइज वो फिल करने हैं. ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा भैया सोर्स के कौन से एरिया में कहाँ से हमें आंसर ढूंढना है. जब आपने ये देख लिया हाउ द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ट्रैवल सांथाल्स केम टू एन एंड, तो आप अपनी सोर्स में ढूंढोगे भैया कहाँ हिस्ट्री लिखी हुई है सांथाल्स की. अच्छा, हिस्ट्री यहाँ लिखी है, यहीं हमें आंसर अपना मिल जाएगा. ठीक है, तो सॉल्व करते हैं. वेयर वर सांथाल्स परसुएडेड टू सेटल, तो कहाँ सेटल किया गया था सांथाल्स को. ये देखो आप, अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड वर डिमार्केटेड एज दामिनी को. कहाँ सेटल हुआ था, ये देखो यहाँ गिवन है, द सांथाल्स वर गिवन लैंड एंड परसुएडेड टू सेटल इन द फुट हिल्स ऑफ राजमहल हिल. By 1832 a large area of land was demarcated as दामिनी को. तो ये बन गया हमारा पहला आंसर. द सांथाल्स वर गिवन लैंड एंड परसुएडेड टू सेटल इन द फुटहिल्स ऑफ राजमहल हिल. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज दामिनी को. तो बाय 1832 अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड वाज डिमार्केटेड एज दामिनी को. दिस वाज डिक्लेयर्ड टू बी द लैंड ऑफ सांथाल्स. ओके, तो आप लोगों को जो आपकी वेटेज होगी उसके हिसाब से आंसर लिख देना. दामिनी को में तो हम जो है पूरा जो हमने दामिनी को का शॉर्ट आंसर में लर्न करा था पूरा एक्सप्लेन कर देना. व्हाट इज दामिनी को अच्छे से पूरा डिफाइन करना, बिल्कुल अपनी जो वर्ड लिमिट होती है ना आपकी बिल्कुल बहुत अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन कर देना है. ठीक है, ये तो हम प्रीवियस ईयर चेक कर रहे हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, हाउ द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ट्रैवल ऑफ सांथाल्स केम टू एन एंड. सांथाल की हिस्ट्री का जो ट्रैवल था वो कैसे एंड हुआ. तो देखो इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ कहाँ पे है हमारा. ये देखो यहाँ देखिए आप, सांथाल myths and songs of the 19th century refer very frequently to a long history of travel. They represent the Santhal's past as one of the continuous mobility, a tireless search for a place to settle. Here in Damniko, their journey seems to have come to an end. इसका पूरा का पूरा आंसर ये है. आंसर नंबर 3 क्या है, ये है. तो बेसिकली क्या हुआ, सांथाल्स के जो सॉन्ग्स हैं पुराने और मिथ्स जो हैं 19th सेंचुरी में के, तो उनमें ना फ्रीक्वेंटली ये बात करी गई है कि सांथाल्स ना एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते थे. क्यों, क्योंकि ये एक जगह पे सेटल नहीं कर पा रहे थे, ये कंटिन्यूसली मोबाइल यानी कि इधर से उधर जा रहे थे. टायरलेस इनकी सर्च चल रही थी एक जगह के लिए जहाँ पे ये लोग सेटल हो पाए. एंड फाइनली आप बताइए कहाँ जाके उनकी वो सर्च एंड होती है. वो सर्च उनकी एंड होती है कहाँ पे जाके, दामिनी को में जाके, जहाँ पे वो फाइनली जाके सेटल हो जाते हैं. तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन में हमें पूछा गया हाउ लॉन्ग द हिस्ट्री ऑफ ट्रैवल ऑफ सांथाल्स केम टू एंड. तो कैसे ट्रैवल से हिस्ट्री उनकी एंड हुई, पहले उनकी बहुत ट्रायलेस सर्च चली एंड वो उसके बारे में हमें कैसे पता चला, सांथाल के मिथ्स एंड सॉन्ग्स से. उनकी काफ़ी लंबी हिस्ट्री है ट्रैवलिंग की, वो इधर से उधर मोबाइल होते रहते थे एक अच्छी सी जगह के सर्च में. एंड फाइनली वो उनकी सर्च जो है, उनकी जर्नी जो सर्च की थी वो कहाँ एंड होती है, दामिनी को पे आके वो एंड हो जाती है. तो यहाँ से यहाँ तक में आपका आंसर जो है वो बन जाएगा. ठीक है, तो इसलिए मैंने इसका आंसर नहीं लिखा था इस सोर्स का, सो दैट आपको खुद भी समझ में आए कि अगर सोर्स में से आंसर ढूंढना पड़े तो हम कैसे आंसर ढूंढ
पाएंगे, ठीक है। तो अभी ये सोर्स देख लिया, अब हम अपनी नेक्स्ट सोर्स को चेक करते हैं। नेक्स्ट सोर्स है ये हमारे चैप्टर रिबेल्स एंड राज से, तो इस सोर्स को हम चेक करते हैं, ठीक है। तो ये सोर्स क्या है, द आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन 25 August 1857. दिस इज़ वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ आवर नॉलेज अबाउट व्हाट द रिबेल्स वांटेड, ठीक है। तो इस सोर्स के थ्रू हमें पता चलेगा दैट व्हाट द रिबेल्स वांटेड, ठीक है। तो रीड करते हैं सेक्शन 3 रिगार्डिंग पब्लिक सर्वेंट्स। इट इज़ नॉट अ सीक्रेट थिंग दैट अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट नेटिव्स एम्प्लॉयड इन द सिविल एंड मिलिट्री सर्विस हैव लिटिल रिस्पेक्ट, यानी कि जितने भी नेटिव जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे हैं उन्हें रिस्पेक्ट नहीं दिखाई जाती है, लो पे मिलती है, नो मैनर ऑफ इन्फ्लुएंस, एंड ऑल ऑफ द पोस्ट ऑफ डिग्निटी एंड एमोलमेंट इन बोथ द डिपार्टमेंट्स आर एक्सक्लूसिवली बेस्टोड ऑन इंग्लिशमैन, यानी कि जो कुछ भी ऑनरेबल पोस्ट होती हैं वो ये ब्रिटिशर्स सिर्फ इंग्लिश लोगों को देते हैं, इंडियंस को नहीं देते हैं। रिगार्डिंग आर्टिसंस, ये आर्टिसन से रिलेटेड गिवन है। इट इज़ एविडेंट दैट यूरोपियंस बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश आर्टिकल इनटू इंडिया, जब यूरोपियन ने इंग्लिश आर्टिकल्स जो है इंग्लिश गुड्स जो है इंडिया में इंट्रोड्यूस करे, have thrown the weavers, cotton dressers, the carpenters, the blacksmith and the shoemakers etc out of employ। तो गाइज ये बात तो हमें पता है कि ब्रिटिशर्स ने क्या करा था, इंपोर्टेड गुड्स लाके इंडिया में लाके बेचने शुरू करे थे, और उससे जो एम्प्लॉयमेंट थी उस पर बहुत इफेक्ट पड़ा था। जो वीवर्स हो गए, कॉटन आप कह सकते हो, ड्रेसर्स हो गए, कारपेंटर हो गए, उनको जो है काम मिलना बंद हो गया था। तो वो प्रॉब्लम यहाँ डिस्क्राइब करी गई है, ठीक है। तो हमने थोड़ा सा सोर्स रीड कर लिया। तो जैसे कि मैंने आपको कहा है कि सोर्स रीड करने के बाद आप तीनों ही क्वेश्चंस को अच्छे से जो है पढ़ लेना, वैसे तो पहले ही पढ़ लेना आप, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश आर्टिकल्स इफेक्ट द आर्टिसंस, कैसे इंग्लिश आर्टिकल जब आए तो उसने जो है अफेक्ट करा किसको, इंडियंस को। तो आप सिंपल गाइज अपनी लैंग्वेज में भी बना के लिख सकते हैं, कैसे कि जब ब्रिटिश के गुड्स आने इंडिया में स्टार्ट हो जाते हैं तो क्या होता है, उससे बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है हमारे वीवर्स को, कॉटन ड्रेसर्स को, वो आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट चले जाते हैं, उनकी एम्प्लॉयमेंट जो है वो चली जाती है, एंड इसकी वजह से उन्हें बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ करा है, विद द अराइवल ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ फॉरेन गुड्स इन इंडिया द ब्रिटिश एस्टैब्लिश देयर सोल कंट्रोल ओवर ऑल काइंड ऑफ आर्टिसंस, एज अ रिजल्ट दे बिकेम अनएम्प्लॉयड। तो हमारे जो आर्टिसंस थे ना, जैसे कि मेंशन कर देना, शू मेकर, ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर, ये सब क्या हो गए, ये अनएम्प्लॉयड हो गए। देयर कंडीशन बिकेम लाइक दैट ऑफ अ बेगर्स, और इनकी कंडीशन कैसी बन गई थी, बेगर्स जैसी। जब कमाई का कोई ज़रिया नहीं है, पैसे ही नहीं कमा पाएंगे तो क्या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थे हमारे सारे के सारे आर्टिसन, जैसे शू मेकर, ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर, कॉटन ड्रेसर, वीवर्स। अब ये क्या कर रहे थे, जो खादी से कपड़ा बना रहे हैं वो बहुत महंगा है, वहीं इनकी मशीनों से बने हुए जो कपड़े होते थे सस्ते होते थे, लोग सस्ता कपड़ा खरीद लेते थे। तो अब वीवर्स बेचारे क्या करें, तो वो जो है अनएम्प्लॉयड हो गए थे, उनकी कंडीशन बेगर्स जैसी हो गई थी। ये बात आपको यहाँ पे समझानी है। तो ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर यहाँ है, ठीक है। आप डिटेल में अच्छे तरीके से ना एक्सप्लेन करना, ठीक है। अब जो है ये भी डालना और साथ में ना आर्टिसंस मेंशन भी कर देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, हाउ डिड द कंडीशंस ऑफ द आर्टिसंस इंप्रूव अंडर द बादशाही गवर्नमेंट। तो अभी आप यहाँ देखिए, आगे हमें गिवन है, तो आपको जैसे क्वेश्चन देखा ना, बादशाही गवर्नमेंट, अरे क्वेश्चन में तो बादशाही गवर्नमेंट आया है, तो सोर्स में ऊपर जाना और सर्च करना कहाँ बादशाही गवर्नमेंट लिखा है, उसी के आसपास आपको अपना आंसर मिलेगा, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ आया बादशाही गवर्नमेंट, एक ऊपर भी आया था बट वहाँ नहीं, अभी हमें यहाँ से क्वेश्चन है। तो अंडर द बादशाही गवर्नमेंट द नेटिव आर्टिसंस विल एक्सक्लूसिव बी एम्प्लॉयड इन द सर्विस। बट बादशाही गवर्नमेंट में क्या था कि नेटिव जो थे, इंडियन जो आर्टिसंस थे, उन्हें जो है एम्प्लॉयमेंट मिल रही थी। कैसे, वो किंग के लिए सर्विसेज कर रहे थे, राजास के लिए सर्विसेज कर रहे थे, और अमीर लोगों के लिए सर्विसेज कर रहे थे। एंड दिस विल नो डाउट इंश्योर दे प्रॉस्पेरिटी, यानी कि जब वो जो आर्टिसन है, कपड़े बनाने वाले, जूते बनाने वाले, ब्लैक स्मिथ हो गए, जब वो राजा के लिए काम कर रहे हैं, एम्परर के लिए काम कर रहे हैं, ज़मींदारों के लिए काम कर रहे हैं, अमीर लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो पैसा कमा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट थी उनके पास। तो बादशाही गवर्नमेंट में उनको ये सब फेस नहीं करना पड़ा, बट ब्रिटिशर्स के समय पे उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। तो हम ये लिख देंगे, देखो आप, हमने यहाँ लिख दिया, इन द मोनार्कियल गवर्नमेंट। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हमारा ये रहा, हमारा सेकेंड क्वेश्चन, और ये रहा इसका आंसर, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा हो, ये रहा। In the monarchical government, the native craftsmen were employed in the services of the kings and the rich people. In this way, they got a chance for their development. या फिर आप ये भी लिख सकते हो, to earn livelihood. In this way, they got a chance to earn their livelihood. It brought considerable change in their condition. और इससे उनकी जो कंडीशन है उसमें बहुत चेंज आया, एक पॉजिटिव चेंज आया उनकी कंडीशन में, वो प्रॉस्पर हो गए। तो you can write it as you want.
ठीक है, चलो भाई अगला देखते हैं। वाई वर द पब्लिक सर्वेंट्स डिससेटिस्फाइड विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब तीसरा क्वेश्चन क्या आया हमारा, ये वाला देखो, वाई डिड द पब्लिक सर्वेंट्स डिससेटिस्फाइड विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो अब चलते हैं सोर्स पे, देखते हैं कहाँ हमारे को पब्लिक सर्वेंट्स मेंशन है, वहीं आसपास में आपको अपना आंसर जो है वो मिल जाएगा। तो ये है ना हमारी सोर्स गाइस, तो ये एक्चुअली सारा ब्लू हो गया है तो इसलिए आप लोगों को शायद थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, बट मैं हाईलाइट कर देती हूँ। कहाँ गिवन है हमारा पब्लिक सर्वेंट्स, रिगार्डिंग पब्लिक सर्वेंट्स हमारी सोर्सेज सेक्शन 3 में, कि इट इज़ नॉट अ सीक्रेट दैट अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट नेटिव एम्प्लॉयड जो पब्लिक सर्वेंट थे उनको क्या हो रहा था, उन्हें बहुत जो है लो फील कराया जाता था, रिस्पेक्ट नहीं करता था कोई उनकी, और उनको पे भी बहुत कम मिलती थी, और जितनी भी डिग्निटी वाली पोस्ट होती थी वो सारी अंग्रेज़ों को मिल जाती थी। तो ये रहा हमारा आंसर, बस हम इसको प्रेजेंट कर देंगे। तो ऐसे ही आपको अपने सोर्सेज के आंसर ढूंढने हैं। अभी तो हमने गाइस बहुत बेसिक सोर्सेज करी हैं, ठीक है, बट ये सोर्स करने का हमारा रीज़न क्या है कि हम क्यों सोर्स कर रहे हैं कि एग्ज़ाम में कोई भी सोर्स आ सकती है, तो हम उस सोर्स को क्या करेंगे, उस सोर्स को बहुत अच्छे से पहचान के सभी आंसर्स को लिख देंगे, ठीक है। तो पब्लिक सर्वेंट ढूंढा हमने, अच्छा पब्लिक सर्वेंट यहाँ है, आसपास में आंसर मिल तो गया, ठीक है। तो ये ट्रिक आपको जो है वो यूज़ करनी है और आप सोर्स बेस्ड क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो हमारा आंसर कहाँ है, लेटेस्ट ये रहा। तो ऐसे आंसर लिख सकते हैं हम, इन द ब्रिटिश गवर्नमेंट द नेटिव गवर्नमेंट सर्वेंट्स वर नॉट गिवन एनी रिस्पेक्ट, दे वर पेड लेस, they were even devoid of any part, the status posts were given only to Englishmen, so the Indian government employees were not satisfied with the British government. ओके तो ये एक सोर्स हमने रिबेल्स एंड राज की भी कंप्लीट कर ली है। अब नेक्स्ट सोर्स चेक करते हैं। नेक्स्ट सोर्स है, ये भी रिबेल्स एंड राज चैप्टर से ही है। तो चेक करते हैं पहला क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर हैज दिस रिपोर्ट बीन टेकन। तो कहाँ से ली गई है रिपोर्ट, चेक करते हैं। ऑर्डिनरी लाइफ इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम, ये रिपोर्ट का नाम है। व्हाट हैपेंड इन दिस सिटीज ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ द रिवोल्ट, ये बताया गया है इसमें। हाउ डिड पीपल लिव इन थ्रू दोज मंथ्स, how was novel life affected, reports from different cities tell us about the breakdown in routine activities, read these reports from Delhi Urdu अखबार 14 जून 1857। तो पता चल गया कहाँ से ली गई है सोर्स। This report has been taken from the Delhi Urdu अखबार dated 14 June 1857। Next, हाउ वॉज अ नॉर्मल लाइफ ऑफ द सिटीज अफेक्टेड। तो जहाँ नॉर्मल लाइफ दिख रहा है आपको वहीं कहीं आसपास में आपका आंसर होगा, ठीक है। रूटीन एक्टिविटीज़ का भी, तो बिकॉज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 द नॉर्मल लाइफ ऑफ द सिटीज वॉज अफेक्टेड, देयर वॉज अ कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ रूटीन एक्टिविटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ वेजिटेबल सप्लाई इन द सिटीज़। ठीक है, तो वेजिटेबल सप्लाई बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई थी। पीपल कंप्लेन अबाउट द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इवन पम्पकिन्स भी नहीं मिल रहे थे, ब्रिंजल भी नहीं मिल रहे थे। इफ़ पोटैटोज एंड जैम वर अवेलेबल दे वर स्टेल और रॉचन, जो कुछ आता भी था तो स्टेल और रॉचन यानी कि सड़ा हुआ होता था। नो डाउट सम पीपल बॉट वेजिटेबल्स फ्रॉम द गार्डन्स दैट एग्जिस्टेड इन द सिटीज़, बट दीज वेजिटेबल्स वर वेरी कॉस्टली, ओनली द रिच एंड द मिडिल क्लास कुड अफोर्ड इट। बट जो लोग सिटीज़ से लेकर आ जाते थे सब्जियाँ, बट वो बहुत ज़्यादा महंगी होती थी और सिर्फ अमीर लोग ही उनको जो है वो अफोर्ड कर पाते थे, जैसे कि यहाँ पे पूरा का पूरा ये एक्सप्लेन करा है। ठीक है, तो अभी हमने 3 सोर्स कवर कर लिया, आगे चेक करते हैं। ओके, तो अभी हमारी दांडी मार्च पे तो क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी टोटल ड्यूरेशन ऑफ डे पीपल हैव टू मार्च इन दांडी, हाउ माइल्स कवर्ड बाय द फॉलोअर्स इन द दांडी मार्च। तो माइल्स बताना जरा मेरे को जल्दी से कमेंट सेक्शन में, कितनी माइल्स कवर करी गई थी इन द दांडी मार्च, क्योंकि गाइज ये क्वेश्चन हमने जो है सॉल्व सत्याग्रह जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें हमने इसको एक्सप्लेन करा है, तो बताइए मुझे जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। हाउ मेनी टोटल ऑफ फॉलोअर्स गिवन टू द पार्टिसिपेशन ऑफ दांडी मार्च, कितने फॉलोअर्स थे? 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स थे महात्मा गांधी जी के, तो वही हम मेंशन कर देंगे। ओके गाइस, सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट सोर्स, रीड द गिवन सोर्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये सोर्स गिवन है हमें चरखा पे। Mahatma Gandhi was profoundly critical of the modern age in which machines enslaved humans and displaced labor. He saw the charkha as a symbol of human society that would not glorify machines and technology. तो देखते हैं इसके बेसिस पे क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, why was महात्मा गांधी जी critical of machines। ठीक है, तो अभी ऊपर आपने पढ़ा, हमें पहली लाइन में इसका आंसर पड़ गया, महात्मा गांधी जी क्रिटिकल इसलिए थे मशीन्स को लेकर क्योंकि मशीन्स क्या करती हैं, मशीन्स जो है स्लेव बना देती है ह्यूमन बींग्स को, और लेबर करना, मेहनत नहीं कर पाते हैं, हमें आदत पड़ जाती है मशीनों के साथ रहने की, इसलिए वो क्रिटिसाइज करते थे मशीनों को। तो महात्मा गांधी वॉज क्रिटिकल ऑफ द मशीन्स बिकॉज दे एनस्लेव्ड ह्यूमन बींग्स एंड डिस्प्लेस्ड लेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड महात्मा गांधी गिव सो मच इंपॉर्टेंस टू चरखा दैट इज स्पिनिंग व्हील। तो आंसर आपको मिल जाएगा, महात्मा गांधी गिव मच इंपॉर्टेंस टू चरखा स्पिनिंग व्हील बिकॉज ही कंसिडर्ड
considered Charkha as a symbol of self-reliant society. According to Gandhiji, Charkha diminished the glory of machines and technology. It signified manual labor. Manual labor सिखाता है और यही हमें सिखाता है कि हमें जो है सेल्फ रिलायंट होना चाहिए. और ऑल्सो चरखे से बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है. इट ऑल्सो प्रोवाइडेड द पुअर विद सप्लीमेंट्री इनकम. ओके, तो ये हो गया आंसर. नेक्स्ट, इन व्यूज ऑफ गांधी जी, व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ द पुअर इफ द मशीन सेव्ड लेबर? हाउ विल इट बेनिफिट रिच? व्हाट वाज इट सॉल्यूशन? ठीक है, तो बताना है आपको. तो गांधी जी वॉज अगेंस्ट द क्रेज ऑफ मशीनरी. गांधी जी मशीनरी के अगेंस्ट थे. ही डिड नॉट कंसिडर मशीन जस्टिफाइड ऑन द प्ली दैट दे सेव लेबर. उन्हें ये सही नहीं लगा कि मशीन यूज़ करना इसलिए सही है क्योंकि मशीन लेबर सेव करता है, ज़्यादा लोगों की जरूरत नहीं पड़ती मशीन में. ही वॉज क्रिटिकल ऑफ द मशीन बिकॉज दे लेफ्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल विदाउट वर्क. वो क्रिटिसाइज क्यों करते थे मशीन को? क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ पीपल जॉबलेस हो जाते थे बिकॉज ऑफ द वर्क, यानी कि बिकॉज ऑफ द मशीन. दे मेड मैनी पीपल डाई ऑफ स्टार्वेशन. नॉट ओनली दिस, मशीन्स विल लीड टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन द हैंड ऑफ फ्यू कैपिटल. और दूसरा, मशीनरी की वजह से क्या हुआ, जो बिग बिग कैपिटलिस्ट है जिनकी अपनी फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज है, सिर्फ उन्हीं के हाथ में पैसा बन जाता है. इनफैक्ट गांधी वॉन्टेड द वेल्थ शुड गो इन द हैंड्स ऑफ. सो द इंट्रोडक्शन ऑफ मशीन एंड टेक्नोलॉजी वॉज नॉट एक्सेप्टेबल टू गांधी जी. ठीक है, क्वेश्चन भी इसी चैप्टर का है. लेट्स सी. Tomorrow we shall break the salt. On 5 April 1930, Mahatma Gandhi spoke at Dandi. When I left Sabarmati with my companions for this seaside hamlet of Dandi, I was not certain in my mind, etc., etc. Question देखते हैं guys. इस पे हमें condition of Gandhi before the Dandi march, was he proven right? क्या वो सही थे? Gandhi ji felt uncertain if he would be allowed to reach Dandi. There was a rumor that he might be arrested. ठीक है, but वो तो पहुंच गए थे वहाँ पे. Why did Gandhi ji praise the British government? Gandhi praised British government because it was refined and civilized. It did not have the courage to arrest Gandhi's army of peace. Therefore, Gandhiji compared British to the government to a civilized gentleman who felt ashamed to do anything that his neighbor did not approve of. Question: according to Gandhiji, on what principle was the salt movement based? कौन से principle पे salt movement based था? तो according to Gandhi, his movement was based on the faith that when a whole nation is roused against injustice, no leader is necessary. Okay, तो guys जो full source है वहाँ पे आपको पूरा आंसर जो है मिलते रहेंगे. तो हमने एक बार इसको भी देख लिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं गाइस. क्वेश्चन हमारे लास्ट चैप्टर से है. ब्रिटिश एलिमेंट इज गॉन बट दे हैव left the mischief behind. तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी said this. It is of no use saying that we ask for separate electorate because it is good for us. We have heard it long enough. We have heard it for years and a result of this agitation now we are separate nation. Okay, तो इस सोर्स में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी is telling about the separate electorates. तो why were separate electorates considered as a mischief? क्यों सेपरेट इलेक्टोरेट्स को मिस्चिफ बोला गया? जो ब्रिटिशर्स अपने पीछे छोड़ के चले गए. तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स वर कंसिडर्ड एज अ मिस्चिफ बिकॉज इन द नेम ऑफ गिविंग रिप्रेजेंटेशन टू माइनॉरिटीज एंड मेकिंग देम administration easy, Britishers divided the two communities of India politically. Later this issue separate electorates played an important role in the partition of the country. तो ये separate electorates के बीच के बेसिस पे जो ब्रिटिशर्स थे वो ब्रिटिशर्स पॉलिटिकली डिवाइड करके रूल कर रहे थे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. स्टेट द आर्ग्यूमेंट्स गिवन बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी फॉर बिल्डिंग पॉलिटिकल यूनिटी एंड फॉर्मिंग द नेशन. तो आर्ग्यूमेंट्स क्या दी थी उन्होंने? आपको यहाँ पूरे सोर्स जब आप रीड करोगे तो आपको मिल जाएंगे. तो आर्ग्यूमेंट्स गिवन बाय वल्लभ भाई पटेल फॉर बिल्डिंग पॉलिटिकल यूनिटी एंड फॉर्मिंग द नेशंस वर सेपरेट electorates, that if there was any country in the world which had a provision of separate electorates, he tried to explain them that separate electorates was not given to minorities for their safeguard but due to political reason. It will be in the interest of minorities if only they do not demand for separate electorate. तो separate electorates के लिए उन्होंने 2 arguments दी थी जो दोनों ही यहाँ आप ऊपर सोर्स में देखोगे तो आपको मिल जाएंगी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हाउ डिड द फिलोसफी ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स रिजल्ट इन द सेपरेट नेशन? तो फिलोसफी देखते हैं गाइस हमारी नेक्स्ट सोर्स है. रीड द गिवन स्टेटमेंट्स केयरफुली. देयर कैन नॉट बी any divided loyalty. Govind Ballabhbhai Pant argued that in order to become loyal citizens, people had to stop focusing only on the community and the self. For the success of democracy, one must train himself in the art of self-discipline. तो देखते हैं क्या क्वेश्चन बेस्ड है. गोविंद बल्लभ भाई पंत lay more stress on the art of self-discipline. तो उन्होंने क्या बताया? मोर स्ट्रेस ऑन द सेल्फ डिसिप्लिन टू मेक डेमोक्रेसी सक्सेसफुल. डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाने के उन्होंने कहा हमें सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए. हमें सिर्फ अपने पर्सनल गेन्स के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें कलेक्टिव बेनिफिट के लिए सोचना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट वाज कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी टू बी सक्सेसफुल? फॉर सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी लॉयल्टी शुड नॉट बी डिवाइडेड. इट मस्ट बी सेंटर्ड अराउंड द स्टेट एंड सिटीजन शुड केयर लेस फॉर देमसेल्फ एंड मोर ऑफ फेलो सिटीजन्स. ठीक है, जैसे कि यहाँ गिवन है पूरी की पूरी लाइन में. क्वेश्चन. इन डेमोक्रेसीज वन शुड केयर लेस फॉर हिमसेल्फ एंड मोर फॉर अदर. गिव योर व्यूज
व्यूज ऑन दिस फिलोसफी। तो दिस फिलोसफी और डेमोक्रेसी सजेस्ट दैट वन शुड बी कंसिडरेट टुवर्ड्स अदर, तो हमें दूसरों की तरफ कंसिडरेट होना चाहिए। नथिंग शुड बी डन फॉर पर्सनल गेन विच कैन हार्म द इंटरेस्ट ऑफ अदर पर्सन, तो हमें ऐसा कुछ अपने पर्सनल गेन के नहीं करना चाहिए जिससे हम दूसरे को हार्म कर रहे हों। और लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल, दिस फिलोसफी प्रमोट्स द फीलिंग ऑफ पीपल सेंट्रिक बेनिफिट्स इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल सेंट्रिक, दिस इज द फिलोसफी। तो गाइज यहाँ पे हमने इस चैप्टर की भी सोर्स कंप्लीट करनी है। अब हम अपना किंग्स एंड क्रॉनिकल्स वाले चैप्टर की भी सोर्सेज देख लेते हैं, एंड मैंने उसकी एक सेपरेट वीडियो भी बनाई थी। लेट्स सी द सोर्स फ्रॉम द चैप्टर किंग्स एंड क्रॉनिकल्स, द फ्लाइट ऑफ द रिटन वर्ड इन अबू फैजल्स वर्ड। ठीक है, तो अबू फैजल्स के अकॉर्डिंग द रिटन वर्ड में एम्बॉडी द विजडम ऑफ बायगॉन एजेस एंड मे बिकम अ मीन्स टू इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस। तो क्वेश्चन देखते हैं इसके बेसिस पे। राइट द 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिटन वर्ड्स, तो अबू फैजल ने जो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे वो आपको बताने होंगे। तो आपको सोर्स में ऊपर गिवन है, आपको आइडेंटिफाई करने हैं। द रिटन वर्ड में एम्बॉडी द विजडम ऑफ बायगॉन एजेस एंड मे बिकम मीन्स टू इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस। ठीक है, कि पुराने समय की बातें हमें रिटन वर्ड से पता चलती हैं। दूसरा क्या बताया गया है, आप सोर्स रीड करेंगे आपको मिलेगा, क्या है, द स्पोकन वर्ड गोज टू द हार्ट। जो स्पोकन वर्ड है वो तो सिर्फ हार्ट तक जाते हैं और उन्हीं तक प्रेजेंट होते हैं जो उन्हें सुन रहे होते हैं, बट जो रिटन वर्ड है वो विजडम देते हैं उनको भी जो वहाँ आसपास में नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये देख लिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। व्हाई हैज द राइटर रिटन अबाउट रिटन वर्ड्स दैट इट इज अ लाइट विद अ मोल ऑन इट दैट वर्ड्स ऑफ द इविल आई। तो लेट्स सी, उन्होंने ऐसा क्यों कहा, तो उन्होंने ऐसा इसलिए कहा था बिकॉज वर्ड्स आर ब्लैक बट दे इमिट देयर लाइट ऑफ विजडम। और वर्ड्स ब्लैक होते हैं, ठीक है, ब्लैक कलर के होते हैं, बट वो ब्लैक वर्ड्स में अपनी खुद की विजडम वाली रोशनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं गाइज हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वुड इट हैव बीन नेसेसरी फॉर अबू फैजल टू मेंशन द फ्लाइट ऑफ द रिटन वर्ड और इट्स करेक्टरिस्टिक। क्यों उन्होंने जो है रिटन वर्ड्स के करेक्टरिस्टिक्स लिखे, बिकॉज अबू फैजल वॉज अ ग्रेट स्कॉलर एंड ही अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ द वर्ड्स एंड नॉलेज। ठीक है, तो आप लिख दोगे कि उन्हें इंपॉर्टेंस समझ में आ गई थी वर्ड्स की एंड नॉलेज की कि कितने इंपॉर्टेंट है, इसलिए उन्होंने ये लिखा। या फिर कोई और रेलिवेंट पॉइंट अगर आपको मेंशन करना हो तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो विद दिस गाइज वी हैव कंप्लीटेड मेनी सोर्सेज। अभी ये जो सोर्स है दरबार अकबरी हमने पहले भी करी थी, उसके बेसिस के क्वेश्चन है, आप चेक कर लीजिए। ऊपर दरबार जो है अकबर का, उसका पूरा का पूरा अबू फैजल ने जो है अकाउंट दिया है और उसके बेसिस पे क्वेश्चन। डिस्क्राइब द मेन एक्टिविटीज़ टेकिंग प्लेस इन द कोर्ट, तो क्या क्या एक्टिविटीज़ कोर्ट में होती है, हमने पहले भी करा था इस क्वेश्चन को, अभी रिवाइज कर लेते हैं। तो जो अकबर का कोर्ट होता है वहाँ पे अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज़ होती है। सबसे पहले तो बीटिंग ऑफ ड्रम से अनाउंसमेंट होता है, तो आप कोई भी जो एक्टिविटीज़ है वो मेंशन कर सकते हैं। कॉर्निश जो है वो सब प्रेजेंट करते हैं किंग को, सारे के सारे जो रेसलर्स हो गए, सिंगर हो गए, वेट करते हैं अपनी अपनी टर्न का कि वो अपनी स्किल्स को एग्जिबिट करेंगे। और फुल या 5 to 6 पॉइंट्स गिवन है, जितने आप मेंशन करना चाहे अकॉर्डिंग टू द वेटेज आप कर सकते हैं। व्हाट वाज द सिग्निफिकेंट ऑफ द दरबार प्रोसीजर, तो ये इतने एलैबोरेट दरबार प्रोसीजर का सिग्निफिकेंस क्या होता था, वो किंग की पार दिखाता था। एक्सप्लेन झरोका दर्शन, तो आज झरोका दर्शन तो आपको डेफिनेटली पता ही होगा झरोका दर्शन। और यहाँ पे गाइज हमारे सभी चैप्टर की सोर्सेज को रिवाइज कर लिया है। तो विद दिस बाय बाय, ठीक है, रान बेस्ट ऑफ लक। ऐसे मैंने सभी चैप्टर्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना दिए। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर हिस्ट्री एग्जाम ऑल माय प्यारे प्यारे क्लास 12 ह्यूमैनिटीज़ वाले भाई बहनों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।